नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और 936 प्रधान परिचालक यांत्रिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब बिना सिफारिश के युवाओं को नौकरी मिल रही है और किसी को भी रोजगार के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब नियत साफ है और नीति स्पष्ट होती है तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी दी कि इस साल प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला बटालियन का गठन किया गया है और सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती बोर्ड श्री एसवी शिरोडकर जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित, हृदय से बधाई देते हुए आप सबके अभिभावकों को और आपके चयन की प्रक्रिया में जिन्होंने आपके साथ मिलकर के मेहनत किया है, उन सभी आपके माता पिता, अभिभावक, गुरुजनों, इन सभी का मैं अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को इस शानदार प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। अभी परसों ही मैंने 60,000 आरक्षी पुलिस के दीक्षांत परेड लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में वाराणसी को किलोटा बनाने के दावे पर तंज कसते हुए कहा है कि यदि संभव नहीं हो पाया तो कम से कम क्षेत्र में प्रमुख अस्पतालों की व्यवस्था को ही सुधार दिया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अस्पतालों की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने डबल इंजन सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि यदि दोनों सरकारों में टकराव नहीं है तो फिर व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में ये भी संकेत दिया है कि यदि ये डबल इंजन की कोई डबल चाल है तो जो सरकार की छवि को प्रभावित कर रहा है, उन्हें इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान और उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर कथित तौर पर उनके परिवार और आसपास के लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहांगीर को समझा दे कि लोगों को धमकाना बंद करे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने उन्हें बंगाल चुनाव के लिए पर्यवेक्षण नियुक्त किया है। वीडियो सामने आने के बाद से स्थिति जो है काफी सियासी प्रतिक्रियाएं निकलकर अब सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए अजय पाल शर्मा को एजेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की भूमिका की जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में भी लाया जाएगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वेशन के नाम पर बीजेपी अपने परीक्षण किए गए हुए लोगों को ही भेजा है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ऐसे लोगों को ना भागने दिया जाएगा और ना ही भूमिगत होने दिया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में टीएमसी की ओर से भी आपत्ति जताई गई है, जिसका चुनावी माहौल और भी ज्यादा अब गर्म हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की निकलकर सामने आ रही है।
पश्चिम बंगाल की ये वीडियो बताई जा रही है जहां पर आईपीएस अधिकारी ने जहांगीर के घर के सामने जाकर ये बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी माहौल जो है वो बेहद ही गर्म हो गया है। टीएमसी ने भी इस वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आईपीएस अधिकारी का वीडियो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक बीज व्यापारी के कर्मचारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना अध्यापक नगर इलाके की है, जहां पर सराय शेख निवासी बंटी कुमार जो कि गणेश ट्रेडर्स में कर्मचारी हैं, सुबह करीब 10:45 पर नकदी लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने जा रहे थे और इसी दौरान पीछे से आए 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया और तमंचे के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार बदमाशों में 2 युवक और एक युवती शामिल थी, जो वारदात को अंजाम देकर तेजी से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी राजकुमार ने बताया कि उनका कर्मचारी रोज की तरह बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था और तभी बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी और थाना प्रभारी वैभव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगाल रही है, जिसमें संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए हैं। सीओ अनिवेश कुमार ने कहा है कि मामले का खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। शर्मा जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं कि अर्चित, पूरा मामला क्या है? अनीता, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील का है। यहाँ पे दिन दहाड़े एक बड़ी लूट को घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ 3 बाइक सवार, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, जो बदमाश आए, उन्होंने एक बीज व्यापारी के कर्मचारी के साथ 10 लाख की लूट की है। बिल्कुल, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में एक महिला भी शामिल है। जी, एक युवती भी इस पूरे गैंग में शामिल है। ये 3 लोग बाइक पे आए और तमंचा के बल पे उन्होंने 10 लाख की बीज व्यापारी के कर्मचारी के साथ लूट की है पूरी। बिल्कुल, तो इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है पुलिस की? मैं आपको बता दूं, पुलिस पूरे घटनास्थल पे इसमें गहनता से जांच की गई है। 3 टीम भी गठित कर ली है। मौका मुआयने का घटना स्थल का पूरा डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने पूरा निरीक्षण किया है घटनास्थल का। बिल्कुल, तो ऐसे में बीज व्यापारी की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी पुलिस ने जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का बोला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अर्चित। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की कथित बदसलूकी के बाद से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील मीडिया प्रभारी सबलू खान के साथ अभद्र व्यवहार की खबर फैलते ही किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर से लौटते समय टोल प्लाजा वो पहुंचे थे, जहां पर टोल मैनेजर और कर्मचारियों ने उनके साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरी जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए। शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र, पीलीभीत के जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी और मंडल अध्यक्ष लालू मिश्रा और जिला के जो मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित किसानों ने बैरियर हटाकर कई घंटों तक टोल को फ्री करा दिया, जिससे वाहनों को आवागमन बिल्कुल निःशुल्क हुआ और जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन किसान कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच टोल मैनेजर को यूनियन पदाधिकारियों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। गोंडा में सड़क निर्माण के चल रहे ट्री कटिंग कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां पर सड़क से गुजर रहे बाइक सवार पर अचानक से ही पीपल का पेड़ गिर गया और इस दर्दनाक घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा जो है नवाबगंज तरबगंज मार्ग का बताया जा रहा है, जहां पर पेड़ काटने का काम चल रहा था और बताया जा रहा है कि दोनों युवक नवाबगंज इलाके के रहने वाले थे और उसी समय सड़क से गुजर रहे थे और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अब ये देखा जा रहा है कि ट्री कटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
कौशाम्बी क्षेत्र में 10 दिन पहले हाईवे किनारे झाड़ियों में बक्से में मिली महिला का शव मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि महिला की निर्मम हत्या कानपुर में गला कसकर की गई थी और बाद में शव को कार से ले जाकर कौशाम्बी में ठिकाने पर लगाया गया था। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस वारदात का मुख्य आरोपी मृतका का पति ही निकला है। आरोपी ने बताया है कि उसने अपने परिवार से छिपकर मृतका से महिला मंदिर में दूसरी शादी की थी और उसके साथ किराए के मकान में रहता था, जबकि उसकी पहली पत्नी उसके माता पिता के साथ रहती है। आरोपी के अनुसार मृतका उस पर लगातार अपने घर ले जाने का दबाव बना रही थी, जिससे वो परेशान था और उसे डर था कि अगर वो उसे घर ले गया तो पहली पत्नी से विवाद होगा और समाज में बदनामी होगी और इसी कारण उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र कोखराज में जो NH-19 हाईवे है, इसके किनारे एक अज्ञात वाहन द्वारा एक बक्से में एक अज्ञात महिला का शव फेंका गया था। इस सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से जो भी साक्ष्य है वो संकलित किए गए थे और इसकी घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्थानीय थाने की पुलिस टीम थी। इसके अतिरिक्त SOG और सर्विलांस को भी इसमें लगाया गया था। इसमें आज इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से जो दोनों अभियुक्त है ये कानपुर के रहने वाले हैं और जो मृतक महिला है इसकी पहचान अमेठी निवासी मोनी वर्मा के नाम से हुई है। जो इसमें दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनमें से जो मुख्य अभियुक्त है हर्ष खियानी, ये जनपद कानपुर नगर का रहने वाला है और ये इस महिला को विगत 3 वर्षों से जानता था। इसने इस महिला से जो है वो दूसरी पत्नी के तौर पर जो अनऑफिशियल तरीके से जो शादी होती है अपने परिवारीजनों से छिपाकर इससे 1 साल पहले लगभग शादी किया जाना प्रकाश में आया है। और जब इस महिला द्वारा इसको अपने साथ में रखने और अन्य चीज़ों के मनमुटाव को लेकर इस पर दबाव बनाया जाने लगा, तो जहाँ कानपुर नगर में ये किराए पर रह रहे थे वहाँ पे इसके द्वारा इसको जो इसका कपड़ा है उससे गला गोंदकर इसकी हत्या करना और हत्या करने के उपरांत शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से इस बॉक्स में बंद करके और अपने जो दूसरा सह अभियुक्त है इसके साथ इस गाड़ी को जो है इसकी गाड़ी को बुक करके और इसकी गाड़ी में इसके शव को डालकर थाना क्षेत्र कोखराज में ये शव को फेंका जाना अभी तक इसने स्वीकार किया है। और इन दोनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के उपरांत इनसे जो पूछताछ की गई है उस पूछताछ के आधार पर जो मृतक महिला है इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके जो 2 मोबाइल फ़ोन जो थे ये इनके द्वारा हाईवे क्षेत्र पे घटनास्थल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे फेंका गया था, वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा मृतका से संबंधित जो भी सामान है उसकी बरामदगी की गई है और इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिमांड के लिए किया। अमेठी में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को विस्तार से रखा गया और उनके समाधान की मांग की गई। व्यापारियों ने डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा प्रणाली छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। साथ ही डीलर मार्जिन बढ़ाने की भी मांग उठाई गई ताकि व्यापारियों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके। कीटनाशकों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए और कंपनियों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई। संगठन ने यह भी कहा कि जब नमूने फेल होते हैं तो केवल रिटेल को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है, जबकि इसके लिए कंपनियां भी जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा साथी पोर्टल की जटिलताओं को दूर करने की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी समाधान नहीं किया गया तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और इस दौरान कई पदाधिकारी और व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। हम लोग खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के विक्रेता हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार ही पूरी कर सकती है, प्रदेश सरकार की इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को खाद में दिक्कत हो रही है, हमारी खादें हमारे गोदाम तक पहुंचाई जाएं, ये फवार हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। हमारी प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाया जाए, कम से कम 8% रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी मांग में कीटनाशक दवाइयाँ, खाद, बीज जो भी है हम लोग बंद पैकेट बेचते हैं। इन बंद पैकेटों को जब भी सैंपल हमारा होता है तो हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। ये पूरी जिम्मेदारी
कंपनियों की होनी चाहिए, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे कीटनाशक दवा। चौथे, कुछ पोर्टल ऐसे बनाए जा रहे हैं जो हम लोगों के व्यापार के खिलाफ हैं। हम लोग छोटे व्यवसायी हैं, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। ये व्यापार, ये नियम बड़े व्यवसायियों तक बनाया जाए, कंपनियों तक बनाया जाए, हम लोगों के ऊपर न थोपा जाए। इस नियम में नई बातें आ रही उभर कर, उसमें पर डे विक्रेता जो है जितने बेचेगा, जितना खरीदारी करेगा, शाम को अपलोड करना पड़ेगा। हमारा छोटा व्यापारी कैसे अपलोड कर पाएगा, कैसे अकाउंटेंट रखे जाएगा, इस पर भारत सरकार विचार करे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों की यही डिमांड है। हम लोग खाद बीज अमेठी में जामो ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामपुर चौधरी में प्रशासनिक लापरवाही से ग्रामीण जो है वो बेहद ही परेशान हो गए हैं। परेशान ग्रामीणों ने खुद ही सड़क के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। जगदीशपुर रोड से कल्याणपुर गौरा मंदिर मार्ग तक सड़क कई सालों से जर्जर हालत में है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन स्कूली बच्चों और राहगीर चोटिले हो जाते हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मजबूर होकर गांव के लोगों ने खुद ही श्रमदान करके गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है ताकि हादसों को रोका जा सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क का स्थानीय समाधान किया जाए ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अयोध्या में प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महिला जन आक्रोश अभियान के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नारी वंदन अधिनियम का विरोध करने को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने 33% महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा डालने का काम किया है, जबकि केंद्र सरकार महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद से 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए 2027 चुनाव को लेकर तंज कसा और कहा कि पीडीए केवल एक चुनावी नारा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठाकर भ्रम फैलाया गया है। मंत्री ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। 16 और 17 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाई गई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ाते हुए 2026 में जो जनगणना हो रही है उसके आधार पर जो नया परिसीमन होता, 2027 में उनको लोकसभा और विधानसभा के भीतर होने वाले चुनाव में 33% आरक्षण मिलता। उस कदम के खिलाफ वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है और उनके अधिकारों को मिलने में जो दीवार खड़ी करी है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। महिलाएं इसके प्रति सड़कों पर हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। मैं विपक्ष की उस नीति की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने सदैव महिलाओं को मिलने वाले इन अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया। और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठा करके और जो बाधा खड़ा करने की कोशिश की, आज सभी महिलाएं उनके उस रवैये को समझ रही हैं और उनको किसी भी तरीके से माफ नहीं करेंगी। 16 और वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में पलट गई। हादसे के वक्त पिकअप में दर्जन लोग सवार थे जो दुर्घटना में घायल हो गए। घटना के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत ही दौड़कर पहुंच गए। पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए 200 बेड रेफर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप अयोध्या से लालगंज रायबरेली की ओर जा रही थी और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अयोध्या में प्रशासन ने एक बार फिर से मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम के साथ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अतिरिक्त रामपथ और धर्मपथ समेत कई संवेदनशील इलाकों में अचानक से ही छापेमारी की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके मौके से निकल गए। जांच के दौरान क्षेत्र में कई ऐसी दुकानें पाई गई जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। इसके अलावा साफ सफाई और मांस की गुणवत्ता से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन सामने आया है, जिस पर टीम ने मौके पर ही कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त ने बताया है कि अयोध्या एक प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यहां की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। अभियान के दौरान धर्मपथ और रामपथ के आसपास अवैध रूप से संचालित हो रहे छोटे पोल्ट्री फार्म को भी चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक मार्गों पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान लगातार आगे भी जारी रखे जाएंगे। खास तौर से अयोध्या जो है वह धर्म नगरी है, उसको देखते हुए ऊपर से निर्देश है जो है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी दुकानें जो पंचकोसी के अंतर्गत हो वह न हो मीट शॉप की, और भी जो दुकानें हो वह हाइजीनिक सैनिटेशन को पूरा करती हो। उसी के देखते हुए सभी दुकानों का निरीक्षण कराया जा रहा है। खास तौर से इसमें 2 टीमें काम कर रही है, खाद्य सुरक्षा अफसर प्रशासन और नगर निगम की टीम। तो नगर निगम और खाद्य सुरक्षा अफसर प्रशासन की जो इन्फोर्समेंट टीम है वह इस बात को देख रही है कि कोई ऐसा जो है अवैध रूप से विदाउट लाइसेंस कर तो नहीं रहा है। उसको देखते हुए जो है ये जो कमेटी बनाई गई है, एक तो हमारी तरफ से और एक नगर आयुक्त साहब की तरफ से टीम को गठन करके जो कराया जा रहा है। और इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि आस्था का विषय है। यहाँ पर जो है बहुत से श्रद्धालु जो देश विदेश से आते हैं, उसको देखते हुए कोई भी ऐसी दुकानें जो है खासतौर से रामपथ धर्मपथ भटपथ पर न दिखने पावे कि जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं पर एक गलत मैसेज है। उसी के देखते हुए कार्रवाई कराई। सर, आज जो आपने छापेमारी शुरू करी, कहाँ आपने करी और अभी तक कितनी दुकानें जो है अवैध? देखिए, अभी तक हम लोग जो है शहादतगंज चौकी पे वहाँ गए थे, वहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो है नौशाद मुन्ना है, उनके सन ऑफ रहमत अली, वह शहादतगंज में उसके पास लाइसेंस था, लेकिन वह पुराना लाइसेंस था, नया लाइसेंस नहीं है। इसलिए उनकी दुकान को जो है हिदायत दी गई है कि तब तक वो बंद रखा जाए जब तक लाइसेंस आपका न हो। वहीं बलरामपुर में नारी स्वाभिमान को लेकर आयोजित महिला सम्मेलन के बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जिला पंचायत सभागार में हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में मंत्री राजेश सचान ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सम्मेलन के बाद से महिलाओं ने पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी जताई और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई और इस दौरान महिलाओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतलों का दहन किया गया। महिलाओं का कहना था कि विपक्ष द्वारा महिला मुद्दों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं है। राज्य भर में 13,160 पेट्रोल पंप और 28 डिपो के माध्यम से ईंधन की सप्लाई लगातार जारी है। अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 20 टीकेएल पेट्रोल और साथ ही 33 टीकेएल डीजल की उपलब्धि सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एलपीजी की बात करें तो प्रदेश में करीब 4.88 करोड़ उपभोक्ताओं को 4,143 वितरणों के जरिए सेवाएं दी जा रही है। प्रतिदिन लगभग 8 लाख सिलेंडर की रिफिलिंग डिलीवरी भी की जा रही है, जिससे सप्लाई पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही 50% से ज्यादा एलपीजी बुकिंग अब डिजिटल माध्यम से लगातार की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि ईंधन की आपूर्ति को लेकर किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है।
वहीं अयोध्या धाम में राम मंदिर परिषद के परकोटा में बने भगवान शिव मंदिर की शिखर पर 29 अप्रैल को शाम 5 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया और इसके साथ ही सभी विभागों को समय से पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सभी रूटों को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और करीब 700 स्थानीय लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर परकोटा के उत्तर पूर्वी कोने में मंच वो तैयार किया जाएगा, जबकि पूर्वी दिशा में वीआईपीओ के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जनपद में प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर में एक ध्वज पताका का आरोहण होना है। शिव मंदिर वहां पर जो परकोटे में बना हुआ है उसमें आरोहण होना है। कार्यक्रम प्रस्तावित है, हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में यहाँ से मिनट टू मिनट टेंटेटिव भेजा गया है। कंफर्मेशन का हम लोग वेट कर रहे हैं। साथ ही पूरी तैयारियां साथ में चल रही हैं। सर, ये पेपर मिल है अयोध्या जनपद में ही, और सर उसका पानी रिहायशी इलाकों से ऊपर गुजरता है। इस गांव में काफी समस्याएं हैं और एक गांव ऐसा है जिसमें लगातार कैंसर के पीड़ित लोग हैं और कई लोग मर चुके हैं, और जो मवेशी पीड़ित है काफी परेशान, और वो पानी सड़क जी में जाकर गिरता है। इसको लेकर सर क्या निवारण करेंगे? कई बार शिकायत हुई, लेकिन निकाली। मैं प्रकरण की जानकारी कर लेता हूँ और जो भी यथासंभव नियम संगत जो भी इसका समाधान होगा उसको निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, 29 तारीख को जनपद अयोध्या के अयोध्या धाम में जो वीआईपी विजिट प्रस्तावित है और जो मंदिर में कार्यक्रम होना है उसके दृष्टिगत हमारे और डीएम साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो वो व्यवस्थाएं वहां पर की जानी है उसको सुचारू रूप से किया जा रहा है। वीआईपी विजिट को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक का भी प्लान बनाया गया है। पूरी जो विजिट है वो सकुशल संपन्न हो और जो आम श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।